हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्ट्स विद अस के नए सीरीज टारगेट यूजीसी नेट सोशोलॉजी में। सोशोलॉजी यूजीसी नेट के सिलेबस के पहले यूनिट क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन में जो हमारे पहले थिंकर्स हैं इमाल दुर्कheim, हम उनसे शुरू करेंगे। इमाल दुर्कheim 1858 से 1970 तक थे। दुर्कheim वॉज बॉर्न 5 अप्रैल 1858 इन एपिनल सिटी। सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी याद रखना, एपिनल सिटी इन फ्रांस। ही वॉज बॉर्न इन जूइश फैमिली, वो जूइश फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर हिज फादर वॉज रब्बी। रब्बी जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस गुरु या पंडित होते हैं, वैसे जो जूइश धर्म में होता है उसमें जो रब्बी होता है वो रिलीजियस लीडर होते हैं, जो रब्बी कहलाते हैं। दुर्कheim का डॉक्टरल थीसिस था द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडेरिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार कुछ एग्जामों में पूछ भी चुका है। यूजीसी नेट भी इसको पूछेगा। अब हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करते हैं। इन बुक्स का हमें सीक्वेंस भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है सीक्वेंस वाइज। जिनमें जिनमें स्टार मार्क करेंगे वो बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे द डिवीज़न ऑफ लेबर, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895, सुसाइड 1897, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। ये दोनों बुक जो थी ये आफ्टर डेथ हुई थी, ये आफ्टर डेथ पब्लिश हुई थी। ये एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी 1924। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर हम इनकी क्रोनोलॉजी भी याद करना चाहें तो हम याद कर सकते हैं। कैसे? पहले आया था डिवीज़न ऑफ लेबर, फिर आया था मेथड, एंड फिर आया था सुसाइड, एंड फिर आया था क्लासिफिकेशन, एंड फिर आया था रिलीजियस लाइफ। अगर हम ऐसे अगर याद करना चाहें तो हम याद कर लेंगे और इससे हमें याद भी रहेगा। पहले डिवीज़न ऑफ लेबर आया था, डिवीज़न ऑफ लेबर से फिर हमारा मेथड डेवलप हुआ। मेथड से हमने देखा कि सुसाइड हो रही है काफ़ी सोसाइटी में, फिर सुसाइड से हमने अपने सोसाइटी का क्लासिफिकेशन देखा एंड रिलीजियस लाइफ देखा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं और इनमें से ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया था। पहला था सोशल फैक्ट, सामाजिक तत्व, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड बुक में उन्होंने दिया था। सामाजिक एकजुटता, सॉलिडारिटी, द डिवीज़न ऑफ लेबर बुक में उन्होंने दिया। आत्महत्या का सिद्धांत उन्होंने अपनी बुक आत्महत्या सोसाइटी में दिया था। रिलीजन, धर्म का सिद्धांत उन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिया था। दुर्कheim कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है सुई जनरस होती है, मतलब आत्मपोषित होती है, सोसाइटी अपने आप जन्म लेती है और अपने आप खत्म होती है। इसमें जो भी कार्य होते हैं वो सब अपने प्रकारात्मक जो फंक्शनल ऑर्गन होते हैं उनसे ये सोसाइटी बनती है और ख़त्म होती है। सोशल फैक्ट के बारे में जाते हैं। अगस्त कॉन्टे के बाद इमाइल दुर्कheim के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें सोशोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट इस्टेब्लिश करना है। तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल थे कि सोशोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, एक्चुअली हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम सोशोलॉजी में सोशल फैक्ट का स्टडी करेंगे। ही डिफाइंड सोशल फैक्ट एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे पूछ लेता है कि हु डिफाइंड सोशल फैक्ट एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। तो ये भी याद रखना है। एंड वो कहते हैं कि सोशल फैक्ट वे ऑफ एक्टिंग होता है, जो हम एक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं या जो हम फील करते हैं, मतलब हमारी जो विचार हैं और भावनाएं हैं। वो कहते हैं कि हमारे एक्ट करने, हमारे विचार और भावनाओं के तरीके को सोशल फैक्ट कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने कुछ सोचा और वो सोशल फैक्ट हो गया, हमने कुछ फील किया वो सोशल फैक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि सोशल फैक्ट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सोशल फैक्ट एक्सटर्नल होना चाहिए। एक्सटर्नल मीन्स कैसे? एक्सटर्नल मीन्स कि सोसाइटी में व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं होता, किसी के ऊपर व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं है। सोसाइटी का नियंत्रण, व्यक्ति के ऊपर सोसाइटी का नियंत्रण होता है। जैसे
अगर हमें जैसे हमें मंदिर में बताया गया कि हम जूते उतार के जाएंगे, या हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर ये डिपेंड नहीं होता कि हम हिंदू बनेंगे या मुस्लिम बनेंगे, ठीक है। वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें मुस्लिम बनाएंगे या हिंदू बनाएंगे। तो ये एक्सटर्नल हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है कोर्सिव होना चाहिए, मतलब बलात् होना चाहिए। बलात् मतलब फोर्सफुली होना चाहिए। जैसे जैसे जब हम छोटे होते तो हमें थोड़ी पता होता है कि हम पैंट शर्ट, अगर लड़का है तो पैंट शर्ट पहनेगा या लड़की है तो फ्रॉक पहनेगा। ये तो हमें सोसाइटी सिखाती है और फोर्सफुली सिखाती है। जैसे अगर हम कहीं भी, अगर हम इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं तो हमें राइट साइड से ड्राइव करना है। अगर हम कहीं वेस्टर्न कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड से ड्राइव करना है। तो ये कर्सिव होता है, मतलब बलात् होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बोलते हैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब जो हमारे स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे हमारे विचारों से स्वतंत्र होना चाहिए। सोशल फैक्ट हमारे विचारों से स्वतंत्र होता है। कैसे? जब हम अगर मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम जूते पहन के जाएंगे, हम वो हमें पहनना ही पड़ता है। मतलब अगर हमारे अंदर विचार भी आता है कि हम अगर जूते पहन के नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हम सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो हमें हमारे विचारों से स्वतंत्र होता है, ट्रेडिशन होता है जो हमें फॉलो करना ही होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे हमारे विचार से। और चौथा होता है जर्नैलिटी, मतलब ये जर्नल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। जो सोशल फैक्ट वो सामान होना चाहिए। जैसे दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है, ये एक सोशल फैक्ट और सामान है, ये सब जानते हैं। जैसे जैसे अभी हमने मंदिर का उदाहरण लिया कि मंदिर में अगर हम जाते हैं तो हमें जूता उतार के जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ हम जाते हैं? नहीं, सभी लोग जाते हैं जूता उतार के, और सभी लोग इसको फॉलो भी करते हैं। ये सामान्य हो जाता है सोशल फैक्ट। अभी सोशल फैक्ट के टाइप के बारे में बात करते हैं। सोशल फैक्ट के टाइप दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। नॉर्मल सोशल फैक्ट वो होता है, नॉर्मल सोशल फैक्ट जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर जब हम यंग एज में होते हैं या टीन एज में होते हैं तो हमें रात में घूमने का बहुत, हम रात में घूमते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सेम वैसे ही अगर हम घूमते हैं और हमें पता है, हम देखते हैं वहाँ जाके कि दो लोग किसी का जेब काट रहे होते हैं, और जो उस घटना को देख के हम अपने वापस आ जाते हैं। मतलब उस घटना से हमने एक पॉजिटिव लर्न किया, हमने पॉजिटिव चीज़ सीखी कि नहीं, रात में घूमना गलत है। तो ये नॉर्मल होती है। ये कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ क्राइम जो होते हैं वो इनवाइटेबल होते हैं, मतलब उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जिनसे एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है या पॉजिटिव एकीकरण बढ़ती है, ये सकारात्मक एकीकरण बढ़ता है नॉर्मल सोशल फैक्ट से। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट का जैसे अगर जो क्राइम होता है, वो क्राइम अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब क्राइम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट कहते हैं। जैसे अगर हम घूम रहे हैं और हमारे साथ जाके वहाँ, जैसे एक एग्जांपल लेते कि अगर हमारे पड़ोस में कहीं चोरी हो जाती है तो उस दिन के बाद पूरी कॉलोनी अपने घर में ताला लगाने लगती है। सेम ऐसे ही वो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट कहलाता है। अब सोशल फैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पहले ही देखें। जैसे सेम एक्सटर्नलिटी होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जर्नैलिटी यानी व्यापकता है। इसमें यूनिवर्सल वर्ड भी आता है, बट यूनिवर्सल वर्ड सही नहीं है, इसमें जर्नैलिटी व्यापकता ये देखा जाएगा। और इंडिपेंडेंस मतलब हमारे विचारों से स्वतंत्र होना चाहिए। कॉन्स्टेंट मतलब बलात् होना चाहिए, मतलब हमारे ऊपर फोर्स किया जाता है कुछ चीज़ें, वो कॉन्स्टेंट होती हैं। और एक्सटर्नली मतलब बाहर से हम सीखते हैं, जो हमें सोसाइटी सिखाती है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट। ये अभी तक यूजीसी नेट में नहीं पूछा गया है। ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन, सोशल फैक्ट को ऑब्जर्वेशन के कुछ तरीके होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑब्जर्वेशन, या उस ऑब्जर्वेशन से हम सोशल फैक्ट को पता लगा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जो सोशल फैक्ट होता है वो प्री कॉन्सेप्शन से फ्री होना चाहिए, मतलब हमारी जो पूर्व धारणाएं हैं उनसे फ्री होना चाहिए। मतलब हमारे जो पूर्व विचार हैं उस चीज़ में, किसी भी चीज़ को लेके उनसे ये फ्री होना चाहिए। प्रिपेयर कॉन्सेप्ट प्रिसाइजली, मतलब हमें जिस भी चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो एक साइंटिफिक वे के, एक वैज्ञानिक तरीके से उसको हमें तैयार करना चाहिए। ये कहते हैं कंसीडर देम एज एस्पेक्ट दैट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल थॉट्स। वो कहते हैं कि हमें उन पहलुओं पर विचार करना चाहिए जो
हमारे इंडिविजुअल थॉट से फ्री हैं, मतलब हम उन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमारे व्यक्तिगत सोच या व्यक्तिगत प्रभाव से फ्री होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि इमाइल दुर्खाइम ने सोशल फैक्ट को एज अ थिंग ट्रीट किया है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि हु ट्रीटेड सोशल फैक्ट एज अ थिंग, वो सोशल फैक्ट को एक वस्तु की तरह देखते हैं। इनका इनका दूसरा कॉन्सेप्ट है सॉलिडारिटी, वो सामाजिक एकीकरण के बारे में बात करती है। इन्होंने दो सॉलिडारिटी उन्होंने देखा, इकोनॉमिक एंड सोशल सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल सॉलिडारिटी। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक मतलब जैसे जो हमारी आर्थिक एकीकरण होता है, जैसे जो आर्थिक एकीकरण होता है और सामाजिक एकीकरण, ये कहते हैं कि सॉलिडारिटी दो टाइप की होती है, एक मैकेनिकल यानी यांत्रिक और ऑर्गेनिक। ये कहते हैं कि जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है वो स्मॉल एंड प्रिमिटिव सोसाइटी में मिलती है। मतलब स्मॉल हम ट्राइबल सोसाइटी भी कह सकते हैं इसको, ट्राइबल सोसाइटी में मिलती है। स्मॉल एंड प्रिमिटिव सोसाइटी मिलती है। यहाँ स्मॉल एंड प्रिमिटिव सोसाइटी में जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम एक विलेज यदि हम अपने गांव का उदाहरण लेते हैं तो जो हमारे एक जो किसान होता है या जो एक काका होता है वो अपना खेत भी काट रहा होता है और अपने घर की गाड़ी भी बना लेता है। वो अपने घर के जो अदर काम होते हैं गाड़ी भी बना लेता है, और उसी में से एक जो वैद्य होता है वो भी खेत कर रहा होता है और वो जाके किसी की दवाई भी कर देता है। ये मतलब लिटिल डिवीज़न ऑफ वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत कम होता है। वो कलेक्टिव सामूहिक चेतना के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में किसने बात की है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में इमाइल दुर्खाइम बात करते हैं। वो कहते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है, मतलब अगर हम गांव में बैठे हैं तो हमें हमारे गांव में ऐसे घर होते हैं, मतलब सभी घरों में हमें एक दूसरे के बारे में पता होता है कि उसके घर में क्या कौन आया है, कौन जाता है, कौन कैसे करता है, क्या खाना बनता है, ये भी हमें पता होता है। तो ये सामूहिक चेतना होती है। परफेक्ट सोशल इंटीग्रेशन मतलब वहाँ पे जो एकीकरण होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे जैसे आप किसी से रोज़ मिलने जा रहे हैं गांव में, अगर आप यहाँ पे रोज़ शाम को सभाएं लगती है, अगर इनमें से कोई एक नहीं आता है और आधा घंटे बाद ही इनको लगता है कि अरे क्या हो गया, ये तुरंत इनके यहाँ जाते हैं कि क्या हो गया, क्या कैसे हो गया ये सब। अगर गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो पूरे गांव में कम से कम उस दिन मतलब कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, 2-3 दिन तक अगल बगल पूरे गाँव में शोर शराबा नहीं होता। गाँव में अगर कोई शादी है तो पूरा गाँव आके उसके यहाँ काम करता है। ये परफेक्ट सोशल इंटीग्रेशन, जबकि हमें ये शहरी सोसाइटी में देखने को नहीं मिलते। रिप्रेसिव लॉ दो टाइप के होते हैं, एक रिस्ट्रिक्टिव और एक रिप्रेसिव लॉ। रिप्रेसिव लॉ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हमारे गांव में कोई इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उससे उसके गांव वाले पूरे लोग बात करना बंद कर देते हैं, मतलब एक सामूहिक बहिष्कार हो जाता है। वहाँ पे ये नहीं सोचा जाता कि वो वापस आ सकता है या उसकी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, वो नहीं सोचा। उनका सामूहिक बहिष्कार पूरा गांव उससे बात करना बंद कर देता है, उसके यहाँ आने जाना बंद कर देते हैं। सेम रिप्रेसिव लॉ होता है वो। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो होती है अर्बन सोसाइटी में पाई जाती है और ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है। जैसे अगर हम किसी शहर को देखते हैं तो वो ख़त्म ही नहीं होता, बल्कि शहर बढ़ता जाता है धीरे धीरे, अगल बगल का एरिया भी वो कवर करता जाता है। ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं। यहाँ ग्रेटर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे टीचर हैं तो आप मैकेनिक का भी काम कर लेंगे, या डॉक्टर हैं तो आप टीचिंग का भी काम कर लेंगे, या आप किसी स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर हैं तो आप कोई दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ पे हाई स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल स्पेशलाइज्ड यूनिट होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। मतलब जो पॉलिटिकल यूनिट है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो अपने राजनीतिक काम करेगा। जो इकोनॉमिकल है वो अपने इकोनॉमिक आर्थिक काम करेगा। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती, मतलब अगर ये मैकेनिक अपना काम नहीं करेगा तो इसका काम नहीं होगा, अगर टीचर अपना काम नहीं करेगा तो डॉक्टर के बच्चे नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस ज़्यादा होती है।
यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, मतलब वीक होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसे कि अगर हम, जैसे यहाँ गेटेड कम्युनिटी पाई जाती है, अगर गेटेड कम्युनिटी में देखें तो अगर हम कोई फ्लैट में रह रहे हैं, शहर में फ्लैट में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ अगर हमारे यहाँ कुछ हो भी जाता है या इस फ्लैट में कुछ हो भी जाता है तो बगल वाले को पता नहीं चलता कि यहाँ क्या है, यहाँ किसके यहाँ कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता होता है। मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्टिव लॉ होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लॉ वो होते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव लॉ मतलब जो विधिक लॉ होते हैं, मतलब जो रिटन होते, मतलब अगर किसी ने यहाँ पे मान लीजिए मर्डर कर देता है तो उसको 7 साल की सज़ा हो जाती है, ठीक है, 7 साल की उसको सज़ा हो जाती है। मतलब एक अपराध की एक निश्चित पनिशमेंट होती है, उसके बाद वो समाज एक्सपेक्ट करता है कि वो वापस आ जाएगा, वो अपनी वापस ज़िंदगी सेम वैसे जीने लग जाएगा। ये रिस्ट्रिक्टिव लॉ होता है। सेम इमाइल दुर्खाइम इनका जो सोशोलॉजिकल मेथड था, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, इनका जो सोशोलॉजिकल मेथड था वो तुलनात्मक अध्ययन किया था इन लोगों। तुलनात्मक अध्ययन मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया था इन्होंने। था इनका, ये याद रखना कि तुलनात्मक अध्ययन किसने किया था। तुलनात्मक अध्ययन के मेथड को कौन अपनाता है, कॉम्पिटिटिव मेथड को कौन अपनाता है, तो वो कौन है, इमाइल दुर्खाइम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये याद भी रखना है। इस पार्ट में इमाइल दुर्खाइम के इस पार्ट में हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इमाइल दुर्खाइम के पार्ट 1 में हम अभी सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम रिलीजन और सुसाइड के बारे में देखेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है जो एडिशनल स्टेटमेंट है उनके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।